पत्नी 3 साल बाद आईपीएस ऑफिसर बनकर लौटी तो पति ट्रेन में भीख मांग रहा था। फिर आगे जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, सुबह के ठीक 10 बजे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मुंबई से महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। स्टेशन पर रोज की तरह भीड़ थी। चाय वालों की आवाजें, कुलियों की पुकार, अनाउंसमेंट की गूंज। लेकिन उसी शोर के बीच एक ऐसी चुप्पी भी थी जो सिर्फ टूटे हुए इंसानों के अंदर रहती है। और उसी चुप्पी में ट्रेन के जनरल कोच के पास जमीन पर बैठा था एक आदमी, फटे पुराने कपड़े, मैले बाल, झुकी हुई गर्दन और सामने रखा हुआ एक टिन का कटोरा जिसमें गिरते सिक्कों की आवाज उसके लिए किसी एहसान की नहीं बल्कि हर बार आत्मसम्मान के टूटने की थी। उसका नाम अमन था। वही अमन जो कभी इसी स्टेशन से सिर उठाकर गुजरा करता था, जिसके जूतों में धूल नहीं सपनों की चमक होती थी। लेकिन आज वो हर आती जाती नजर से बचते हुए जमीन को देख रहा था, मानो वहां कोई जवाब लिखा हो कि उसकी जिंदगी यहां तक कैसे आ गई। उसी प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर एक अलग ही हलचल थी। खाकी वर्दी में खड़े पुलिस के जवान, मीडिया के कैमरे और उनके बीच तेज कदमों से चलती एक महिला अधिकारी। कंधों पर 3-3 स्टार, आंखों में अनुशासन, चेहरे पर वही सख्ती जो सालों की ट्रेनिंग इंसान के रगों में उतार देती है। आईपीएस वैष्णवी सिन्हा 3 साल पहले वही वैष्णवी इस शहर से टूटी हुई निकल गई थी। आंखों में अपमान और दिल में इज्जत की अब कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ेगी। 3 साल की मेहनत, दर्द, अकेलापन और आग के बाद आज वो वर्दी पहनकर लौटी थी। ट्रेन में चढ़ने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर नीचे जमीन पर बैठे उस आदमी पर पड़ी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ था, कुछ ऐसा जिसने उसके कदम रोक दिए। दिल ने बिना पूछे कहा, एक बार देखो। वो रुकी जवान ने कहा, मैडम ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन वैष्णवी नहीं चली, उसकी आंखें उसी आदमी पर टिक गई। तभी हवा के हल्के झोंके से उस आदमी के चेहरे से गमछा थोड़ा हटा और बस एक पल के लिए उसका चेहरा सामने आ गया। नाक की बनावट, माथे की लकीर, आंखों की थकी हुई पहचान। वैष्णवी की सांस अटक गई, दिल जोर से धड़क उठा था। ऐसा नहीं हो सकता था। जिसने 3 साल पहले उसके सपनों का मजाक उड़ाया था, जिसने उसे घर से निकाल दिया था, जिसने कहा था तू कुछ नहीं कर पाएगी, वो आज यहां भीख मांग रहा था। वैष्णवी आगे बढ़ी, हर कदम के साथ उसकी वर्दी, उसका रुतबा सब पीछे छूटता जा रहा था। सामने अब सिर्फ उसका अतीत था। उसने भारी आवाज में पूछा, नाम अमन ने सिर्फ सिर नहीं उठाया, बस इतना कहा, जो दे दो मैडम। और उस आवाज ने वैष्णवी को अंदर तक तोड़ दिया। वो झुकी। 3 साल बाद पहली बार उसने उसका चेहरा पूरा देखा और बहुत धीमे से कहा, अमन। उसी पल अमन के हाथ से कटोरा छूट गया। सिक्कों की आवाज प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि दोनों के दिलों में गूंजी। अमन ने धीरे धीरे सिर उठाया, सामने खड़ी खाकी वर्दी और फिर चेहरा देखा। आंखें फैल गई, होंठ कांप गए। वो वैष्णवी, भीख मांगता पति और आईपीएस बनी पत्नी आमने सामने खड़े थे। स्टेशन चलता रहा, लोग आते जाते रहे, लेकिन उनके लिए वक्त वही रुक गया था, क्योंकि अब जो होने वाला था वो सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि हिसाब था दर्द का, घमंड का और इंसानियत की आखिरी परीक्षा का। कटोरा जमीन पर गिर चुका था, सिक्के इधर उधर बिखरे पड़े थे और अमन अब भी उसी तरह बैठा था जैसे कोई अपराधी अदालत में खड़ा हो। सिर झुका हुआ, आंखें उठाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि सामने खड़ी वैष्णवी सिर्फ एक आईपीएस अफसर नहीं थी, वो उसकी सबसे बड़ी हार थी। उसकी जिंदगी का वो आईना थी जिसमें आज उसे अपना सबसे कुरूप चेहरा दिख रहा था। वैष्णवी कुछ पल तक उसे देखती रही, उस आदमी को नहीं, उस इंसान को जो कभी उसका पति था, जिसने उसके हाथों से किताबें छीनी थी, जिसने कहा था कि लड़कियों के सपने घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं होते, जिसने हर उस दिन उसे ताना मारा था जब वो देर रात तक पढ़ती थी। और आज वही आदमी उसके सामने फटे कपड़ों में बैठा था, भीख के कटोरे के साथ,
वैष्णवी के अंदर कुछ टूटना चाह रहा था, लेकिन वर्दी ने उसे बांध रखा था। उसने अपने चेहरे पर वही सख्त भाव बनाए रखे और कहा, यहां क्यों बैठे हो? अमन ने होठ हिलाए। शब्द नहीं निकले, जैसे 3 सालों में उसकी आवाज भी उससे छिन गई हो। आसपास के लोग रुकने लगे थे। कोई पहचानने लगा कि सामने कोई बड़ा अफसर है। कोई कैमरा निकालने ही वाला था। तभी वैष्णवी ने एक सख्त नजर डाली और भीड़ अपने आप पीछे हट गई। उसने इशारे से जवानों को दूर रहने को कहा, क्योंकि ये मामला अब सरकारी नहीं, निजी था। अमन ने धीरे धीरे सिर उठाया। आंखों में शर्म, डर और एक अजीब सी राहत भी थी, जैसे किसी अपराधी को आखिरकार अपने जज के सामने खड़ा होने का मौका मिल गया हो। तुम यहां कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी। वैष्णवी ने बिना भाव बदले कहा, 3 साल पहले तुमने भी यही सवाल मुझसे किया था, याद है? वो पल जैसे हवा में जम गया। अमन की आंखों के सामने वो रात घूम गई जब उसने वैष्णवी का बैग दरवाजे के बाहर फेंक दिया था। जब उसने कहा था, अगर इतनी ही अफसरी का शौक है तो निकल जा, इस घर में तेरे लिए जगह नहीं। और वैष्णवी आज भी उसे याद कर रही थी। शब्द शब्द, दर्द दर्द, अमन की आवाज भर्रा गई। मुझे नहीं पता था कि हालात यहां तक ले आएंगे। वैष्णवी ने पहली बार गहरी सांस ली। हालात नहीं, अमन फैसले यहां तक लाते हैं। ट्रेन का हॉर्न बजा। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये बातचीत अब किसी ट्रेन से नहीं बंधी थी। वैष्णवी के दिमाग में वो 3 साल घूम रहे थे। पीजी के छोटे से कमरे में पढ़ते हुए आंसू रात रात भर, जागकर संविधान के पन्ने रटते हुए अकेलापन, वो दिन जब बुखार में भी उसने परीक्षा दी, और वो दिन जब रिजल्ट आया और किसी को फोन करने के लिए उसका हाथ कांपा, क्योंकि जिस इंसान को वो सबसे पहले बताना चाहती थी, वही इंसान उसे छोड़ चुका था। और आज वही इंसान उसके सामने बैठा था, टूटा हुआ खाली। अमन ने कटोरे में बिखरे सिक्के समेटने चाहे, लेकिन वैष्णवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार 3 साल बाद उसका हाथ, वो हाथ जो कभी भरोसे का था। और आज शर्म का अमन सिहर गया, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। ये सब मत उठाओ, वैष्णवी ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, अब नहीं। अमन की आंखों से आंसू गिर पड़े। बिना आवाज के, बिना हिचकी के सीधे जमीन पर उसने कहा, मुझे माफ कर दो अगर माफी के लायक हूं। और यही वो पल था जहां कहानी सीधी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि वैष्णवी के अंदर 2 औरतें खड़ी थी। एक वो जिसे इंसाफ चाहिए था, और दूसरी वो जिसे इंसानियत अब भी खींच रही थी। उसने हाथ छोड़ दिया, सीधी खड़ी हुई वर्दी को संभाला और कहा, उठो हो यहां से नहीं। अमन चौंक गया। मतलब? वैष्णवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब ये कि हिसाब अब खुले में नहीं होगा, और फैसला अभी नहीं। ट्रेन फिर से हॉर्न देने लगी। जवान पास आए। वैष्णवी ने उन्हें इशारा किया कि उस आदमी को साथ लाया जाए। स्टेशन पर कान्हा फूंसी शुरू हो चुकी थी। कौन है ये आईपीएस मैडम, किसे ले जा रही है? लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सफर पर अब स्टेशन से आगे बहुत अंदर तक जाने वाला है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि अमन भीख क्यों मांग रहा था। सवाल ये था कि वैष्णवी अपने अतीत को सजा देगी या दूसरा मौका। स्टेशन से बाहर निकलते ही ठंडी हवा चेहरे से टकराई, लेकिन अमन को ठंड नहीं लग रही थी। उसे बस भीतर से कुछ सिकुड़ता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे हर कदम के साथ उसकी जिंदगी का कोई और पन्ना खुलता जा रहा हो। वैष्णवी आगे आगे चल रही थी, सीधी सदी हुई वही चाल जो अफसरों की होती है, और उसके पीछे पीछे अमन झुका हुआ, टूटा हुआ, जैसे किसी और की परछाई बन चुका हो। गाड़ी में बैठते ही सन्नाटा छा गया। ड्राइवर ने शीशे में देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं, क्योंकि वैष्णवी की खामोशी आदेश से कम नहीं थी। गाड़ी आगे बढ़ी और शहर की रोशनी पीछे छूटती चली। उसी अंधेरे में अमन की जिंदगी भी खुलने लगी। बिना पूछे, बिना टोके वो बोलने लगा। शायद इसलिए क्योंकि अब चुप रहने को उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। उसने बताया कैसे वैष्णवी के जाने के बाद उसने खुद को सही साबित करने की जिद में गलत फैसले लेने शुरू किए। कैसे उसने दोस्तों के कहने पर नौकरी छोड़ी,
कैसे छोटे छोटे धंधों में पैसा लगाया और हर बार हारता चला गया। कैसे अहंकार ने उसे किसी के सामने झुकने नहीं दिया, यहां तक कि अपने माँ बाप के सामने भी नहीं। और फिर एक दिन जब घर का किराया देने के पैसे नहीं बचे तो दरवाजा बंद हो गया। रिश्तेदारों ने फोन उठाना बंद कर दिया। वही समाज जिसने कभी उसकी मर्दानगी पर ताली बजाई थी, उसी ने उसे बेकार कहकर किनारे कर दिया। अमन बोलता रहा और वैष्णवी सुनती रही, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अंदर तूफान था, लेकिन बाहर वर्दी। उसने याद किया कैसे उसी वक्त वो खुद एक छोटे से कमरे में फर्श पर बैठकर पढ़ रही थी, किताबों के ढेर के बीच जहां हर लाइन उसके लिए उम्मीद थी और हर रात एक परीक्षा। कैसे उसने अकेलेपन से दोस्ती कर ली थी, कैसे हर रिजेक्शन ने उसे और ज्यादा जिद्दी बना दिया था। अमन की आवाज भर्रा गई जब उसने कहा कि आखिरी बार जब उसने अपनी मां को फोन किया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, अब मत आना। और वही दिन था जब उसने पहली बार स्टेशन पर रात गुजारी थी। वैष्णवी ने पहली बार अपनी नजर खिड़की से हटाकर उसे देखा। उस आदमी को नहीं जो कभी उसका पति था, बल्कि उस इंसान को जिसे उसके ही फैसलों ने तोड़ दिया था। गाड़ी एक सरकारी गेस्ट हाउस के सामने रुकी। वैष्णवी ने उतरते हुए कहा, आज यही रहोगे। अमन घबरा गया। उसे लगा शायद अब जेल, अब सजा, लेकिन वैष्णवी की आवाज में कोई बदला नहीं था, सिर्फ नियंत्रण था। ये कोई एहसान नहीं है, उसने साफ कहा, और ना ही कोई माफी। अमन ने सिर हिलाया जैसे वो अब किसी भी शर्त के लिए तैयार हो। कमरे में अकेला बैठते हुए उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी सजा ये नहीं थी कि वो भीख मांग रहा था, बल्कि ये थी कि जिसे उसने सबसे कमजोर समझा था वही आज उसके लिए फैसला कर रही थी। और दूसरी तरफ वैष्णवी अपने कमरे में बैठी वर्दी उतार रही थी। शीशे में अपना चेहरा देखते हुए उसने खुद से पूछा, क्या इंसाफ का मतलब सिर्फ दंड होता है, या कभी कभी किसी को उसकी सबसे निचली हालत में आईना दिखा देना भी इंसाफ होता है? और यही सवाल इस कहानी को अब एक नए मोड़ पर ले जा रहा था, क्योंकि अगला दिन सिर्फ अमन की नहीं, वैष्णवी की भी परीक्षा लेने वाला था। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही वैष्णवी के मोबाइल पर कॉल्स की लाइन लग चुकी थी। कोई स्टेशन की घटना की पुष्टि चाहता था, कोई ये जानना चाहता था कि क्या सच में एक भिखारी को आईपीएस मैडम अपने साथ ले गई थी। रात की खामोशी अब सुबह की अफवाहों में बदल चुकी थी, और वैष्णवी जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत है। गेस्ट हाउस के कमरे में अमन नींद और डर के बीच उलझा हुआ था। उसे बार बार लगता जैसे दरवाजा खुलेगा और हथकड़ी डाल दी जाएगी, लेकिन दरवाजा तब खुला जब वैष्णवी अंदर आई। हाथ में एक फाइल थी, चेहरे पर वही शक थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी थकान। उसने बिना भूमिका बांधे कहा, आज से तुम छुपे नहीं रहोगे। अमन घबरा गया। मतलब वैष्णवी ने फाइल खोलते हुए कहा, यह कि अब सच बाहर आएगा। पूरा उसी पल बाहर मीडिया की गाड़ियां रुकने लगी। कैमरों के लेंस जैसे उस कमरे की दीवारें भेद देना चाहते हो। वैष्णवी ने खिड़की से झांक कर देखा और समझ गई कि अगर वो एक अफसर है तो उसे भागने का हक नहीं। नीचे उतरते ही सवालों की बौछार शुरू हो गई। मैडम, क्या वह आदमी आपका रिश्तेदार है? क्या आपने पद का दुरुपयोग किया? क्या यह भावनात्मक फैसला है? हर सवाल एक तीर की तरह था, और हर कैमरा एक अदालत। वैष्णवी ने गहरी सांस ली और पहली बार सार्वजनिक तौर पर कहा, वो व्यक्ति अमन है और उसकी कहानी सिर्फ मेरी नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। ये कहते ही हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी। एक तरफ खाकी वर्दी, दूसरी तरफ फटे कपड़े। लोग दो हिस्सों में बंट गए। कोई वैष्णवी को महान बता रहा था, कोई उस पर पक्षपात का आरोप लगा रहा था। अमन ये सब टीवी पर देख रहा था। हर चैनल पर उसका चेहरा, हर बहस में उसका नाम। उसे लग रहा था जैसे उसकी गरीबी भी अब उसकी नहीं रही, वो भी तमाशा बन चुकी थी। उसी दिन विभाग से नोटिस आया,
स्पष्टीकरण दे। वैष्णवी ने कागज पढ़ा और मुस्कुराई नहीं, क्योंकि उसे पता था कि सिस्टम इंसानियत से नहीं, नियम उसे चलता है। शाम को उसने अमन को सामने बिठाया और साफ शब्दों में कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो ये रास्ता आसान नहीं होगा। अमन ने पहली बार सीधी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे सजा चाहिए वैष्णवी, क्योंकि बिना सजा के मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वैष्णवी चुप हो गई, क्योंकि यही वो जवाब था जिससे वो डर रही थी। उसने फैसला सुना दिया, कल तुम मेरे साथ कोर्ट चलोगे। अमन सन्न रह गया। उसे लगा था शायद मदद, शायद नया मौका, लेकिन वैष्णवी ने आगे कहा, कोर्ट में नहीं, सामने, ताकि हर वो औरत देख सके जिसे कभी सपनों की वजह से तोड़ा गया था। बाहर रात गहराने लगी। मीडिया अब भी खड़ा था, लेकिन वैष्णवी जानती थी कि असली लड़ाई कैमरों से नहीं, खुद से है। क्योंकि कल जो होने वाला था वो किसी पति की नहीं, किसी पत्नी की नहीं, बल्कि इंसाफ और इंसानियत के बीच सीधी टक्कर होने वाला था। अगली सुबह आसमान साफ था, लेकिन माहौल भारी, जैसे शहर को पहले से पता हो कि आज कोई औपचारिक सुनवाई नहीं, बल्कि जमीर की पेशी होने वाली है। कोर्ट परिसर के बाहर मीडिया की भीड़, पुलिस की बैरिकेडिंग और आम लोगों की कानफूसी, हर कोई जानना चाहता था कि वो भिखारी कौन है और आईपीएस वैष्णवी सिंह उसे क्यों अपने साथ लाई है। अमन गाड़ी से उतरा तो उसके पैरों में कंपन था। फटे कपड़े अब बदल चुके थे, लेकिन आत्मा अब भी नंगी थी। वैष्णवी उसके साथ चल रही थी, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ दूरी थी। वो दूरी जो फैसलों से बनती है। कोर्ट रूम में जैसे ही जज आए, सन्नाटा छा गया और वैष्णवी ने बिना किसी विशेष अनुरोध के कहा कि वो इस मामले में कोई निजी राहत नहीं चाहती, सिर्फ सच दर्ज होना चाहिए। ये सुनकर अमन की आंखें भर आई, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि वैष्णवी उसे बचाने नहीं, आईना दिखाने लाई है। जज के इशारे पर अमन को बोलने का मौका मिला। वो खड़ा हुआ, आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। उसने कहा कि कैसे उसने एक औरत के सपनों को उसकी कमजोरी समझा, कैसे उसने अपने अहंकार को मर्दांगी का नाम दिया, कैसे उसने समाज की तालियों में अपनी पत्नी की मेहनत को दबा दिया, और कैसे उसी घमंड ने उसे यहां तक पहुंचा दिया कि आज वो किसी से नजर मिलाने लायक भी नहीं बचा। कोर्ट रूम में बैठे कई लोग चुपचाप सिर झुकाए सुन रहे थे। कुछ औरतों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अमन की कहानी किसी एक आदमी की नहीं थी। वो उन हजारों घरों की कहानी थी जहां सपने पैदा होने से पहले ही मार दिए जाते हैं। अमन ने अंत में कहा, मैं किसी माफी की उम्मीद नहीं रखता, मैं बस चाहता हूं कि मेरा गिरना किसी और के उठने की वजह बन जाए। ये कहते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा और गहरा हो। जज ने कार्यवाही स्थगित की, लेकिन समाज की अदालत चालू हो चुकी थी। बाहर निकलते ही मीडिया ने वैष्णवी को घेर लिया। मैडम, क्या आपने अपने पति को सजा दिलवाई? वैष्णवी ने पहली बार कैमरे की ओर सीधे देखते हुए कहा, नहीं, उसने खुद को सजा सुनाई है। ये वाक्य वायरल हो गया, लेकिन अमन जानता था कि असली सजा अब शुरू होगी, खुद को दोबारा इंसान साबित करने की। उसी शाम वैष्णवी ने एक और फैसला लिया। उसने अमन से कहा कि वह उसे कोई पद, कोई सहारा या कोई नाम नहीं दिलाएगी। अगर उसे उठना है तो अपने दम पर उठना होगा। अमन ने सिर हिलाया, शायद पहली बार बिना डर के, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। और वैष्णवी अपने कमरे में अकेली बैठी देर तक सोचती रही कि क्या इंसाफ का सबसे कठिन रूप यही होता है, किसी को गिराकर नहीं, बल्कि उसे गिरा हुआ छोड़कर आगे बढ़ जाना। और यही सवाल अब इस कहानी को उसके आखिरी मोड़ की तरफ ले जा रहा था। शहर की सुबह अब अमन के लिए नई नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वो सुबह से डरता था और अब उससे लड़ने की तैयारी करता था। कोर्ट के बाद वैष्णवी ने उससे कोई वादा नहीं किया था, कोई सहारा नहीं दिया था। बस इतना कहा था कि अगर जिंदा रहना है तो भीख से नहीं, मेहनत से। और वही शब्द अमन के लिए आदेश नहीं, बल्कि आखिरी रस्सी बन गए थे।
वो गेस्ट हाउस से निकलकर सीधे मजदूरी के अड्डे पर गया, जहां कोई उसका नाम नहीं पूछता था, सिर्फ ताकत देखी जाती थी। पहले दिन उसे पत्थर ढोने पड़े, हाथ छिल गए, पीठ टूट गई। लेकिन जब शाम को उसे पहली बार मेहनत की कमाई मिली तो उस नोट की गर्माहट उसे किसी सम्मान की तरह लगी। उधर वैष्णवी के लिए हालात और कठिन होते जा रहे थे। विभागीय जांच बैठ चुकी थी। सवाल उठ रहे थे कि क्या उसने अपने पद का इस्तेमाल निजी मामले में किया। फाइलें खुल रही थी, बयान दर्ज हो रहे थे, लेकिन वैष्णवी हर सवाल का जवाब बिना झुके दे रही थी, क्योंकि उसके पास बचाव नहीं सच था। मीडिया अब भी पीछे थी, लेकिन उसका सुर बदलने लगा था। अब खबरें पूछ रही थी कि क्या एक आदमी को गिरने के बाद उठने का हक नहीं। अमन के दिन मेहनत में और रातें दर्द में गुजरने लगी। कई बार लोग उसे पहचान लेते, ताने मारते, कहते अरे तू तो वही है ना जो आईपीएस मैडम के साथ था। वो चुप रहता, क्योंकि उसे पता था कि जवाब देने का हक उसने पहले ही खो दिया है। लेकिन हर सुबह वो फिर उठता, क्योंकि अब रुकने की इजाजत उसके पास नहीं थी। वैष्णवी कभी कभी दूर से उसकी खबर लेती बिना सामने आए, बिना सहारा बने, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो फिर से उसकी ताकत बन गई तो अमन कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। एक दिन निर्माण स्थल पर एक हादसा हुआ। एक मजदूर घायल हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन अमन आगे बढ़ा। अपने फटे हाथों से उसे उठाया, अस्पताल पहुंचाया, और पहली बार किसी ने उसे अच्छा इंसान कहा। वो शब्द उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं था। उसी शाम विभाग ने वैष्णवी को क्लीन चिट दे दी। कहा गया कि उसने नियमों के भीतर रहकर काम किया है। वैष्णवी ने राहत की सांस नहीं ली, क्योंकि उसकी असली परीक्षा अब भी बाकी थी। समाज के सामने, खुद के सामने और अमन के सामने। शहर में धीरे धीरे ये चर्चा फैलने लगी कि गिरा हुआ आदमी भी अगर ईमानदारी से उठना चाहे तो उसे मौका मिलना चाहिए। और अमन को पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसकी कहानी सिर्फ शर्म की नहीं, सबक की भी बन सकती है। लेकिन अभी आखिरी अध्याय बाकी था, क्योंकि वैष्णवी और अमन दोनों को अब आमने सामने आखिरी बार खड़ा होना था। बिना गुस्से के, बिना अहंकार के, सिर्फ सच के साथ। शाम का वक्त था, वही शाम जो दिन और रात के बीच खड़ी होकर इंसान से पूछती है कि उसने दिन भर क्या सीखा। शहर की रोशनी धीरे धीरे जल रही थी, और उसी रोशनी के बीच अमन एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने बैठा था। हाथों में मिट्टी का कुल्हड़, शरीर थका हुआ, लेकिन आंखों में पहली बार हार नहीं थी। कई महीनों की मेहनत ने उसके चेहरे से भिखारी की पहचान तो नहीं मिटाई थी, लेकिन आदमी की पहचान जरूर लौटा दी थी। उसी वक्त सड़क के उस पार एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर उतरा, दरवाजा खुला और वैष्णवी नीचे उतरी। सादी खाकी वर्दी में, बिना किसी तामझाम के, बिना मीडिया के जैसे आज वो आईपीएस नहीं, सिर्फ एक इंसान बनकर आई हो। अमन ने उसे देखा तो उठ खड़ा हुआ। उसके कदम अपने आप पीछे हटे, डर से नहीं, सम्मान से, क्योंकि अब वो जानता था कि बराबरी आंखों से नहीं, काबिलियत से होती है। वैष्णवी ने सामने खड़े होकर कुछ पल उसे देखा। वही चेहरा जिसने कभी उसे तोड़ा था, और वही चेहरा जिसने अब खुद को जोड़ना शुरू किया था। कैसे हो? उसने पूछा, कोई अफसराना लहजा नहीं, कोई सवालिया तल्खी नहीं, सिर्फ इंसान की आवाज। अमन ने सिर झुकाकर कहा, जिंदा हूं। और शायद अब ठीक से वैष्णवी ने हल्की सी सांस ली। दोनों के बीच सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा बोझ नहीं था। वो सन्नाटा उन बातों का था जो कहने के बाद भी अधूरी रह जाती है। अमन ने खुद ही बोलना शुरू किया। बताया कि अब वो रोज काम करता है, ईमानदारी से, कम पैसे में भी। उसने बताया कि अब वो किसी से नजर चुराता नहीं, क्योंकि अब उसके पास छिपाने को कुछ नहीं है। उसने ये भी कहा कि वो माफी नहीं मांगता, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनकी माफी शब्दों में नहीं, दूरी में होती है। वैष्णवी चुपचाप सुनती रही, क्योंकि यही वो अमन था
जिसे वो कभी देखना चाहती थी। कमजोर नहीं बदलता हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आई। अमन मुस्कुराया। मुझे पता है। वैष्णवी ने आगे कहा, मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि मेरा फैसला सही था या नहीं। अमन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, बिना डर के, बिना शर्म के, और कहा, अगर आपने उस दिन मुझे बचा लिया होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता, बस सांस ले रहा होता। यह सुनकर वैष्णवी की आंखें नम हो गई, लेकिन आंसू नहीं गिरे, क्योंकि कुछ सच्चाइयां रोने के लिए नहीं, स्वीकार करने के लिए होती है। उसने कहा, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। अमन ने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद भी नहीं थी। वैष्णवी ने आगे कहा, लेकिन मैंने खुद को माफ कर लिया है। और यही वो वाक्य था जहां ये कहानी अपने असली अंत पर पहुंची, क्योंकि ये कहानी पति-पत्नी की नहीं थी। ये कहानी उस औरत की थी जिसने अपने सपनों को बचाया, और उस आदमी की थी जिसने अपनी गलती को पहचाना। वैष्णवी जाने के लिए मुड़ी। अमन ने पीछे से कहा, अगर कभी फिर रुक गया। वैष्णवी ने पलट कर देखा। अमन ने पूरा किया, अगर कभी किसी और औरत को उसके सपनों के लिए लड़ ना पड़े तो उसे मत रोकना। वैष्णवी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिलाया। गाड़ी आगे बढ़ गई। सड़क खाली हो गई, लेकिन उस शाम दो इंसान अपने अपने हिस्से का बोझ जमीन पर रख चुके थे। अमन फिर से चाय की दुकान पर बैठ गया, लेकिन अब कटोरा नहीं था, कुल्हड़ था, और वैष्णवी गाड़ी में बैठकर शीशे से बाहर देखती रही। उसे पता था कि इंसाफ हमेशा सजा नहीं देता, कभी कभी वो सिर्फ सच के सामने खड़े होने की हिम्मत देता है। और यही कहानी का सच था कि कोई भी इंसान एक गलती नहीं होता, लेकिन हर इंसान को अपनी गलती की पूरी कीमत चुकानी पड़ती है, और जब वो कीमत ईमानदारी से चुका दी जाए तब शायद समाज थोड़ा बेहतर हो जाता है, और अंत में यही बचता है, इंसानियत। दोस्तों, इस कहानी का अंत किसी फैसले की घोषणा नहीं है, ना ही किसी जीत की तालियां है। ये अंत उस खामोशी का है जो इंसान अपने भीतर तब महसूस करता है जब वो सच से आंख मिला लेता है। ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सही था और कौन गलत, बल्कि ये दिखाती है कि सही और गलत के बीच खड़े होकर इंसान होना कितना कठिन होता है। वैष्णवी और अमन की कहानी दरअसल दो रास्तों की कहानी है। एक रास्ता जो सपनों को बचाने के लिए अकेले चलना सिखाता है, और दूसरा जो गलती की पूरी कीमत चुका खुद को फिर से इंसान बनाना सिखाता है। जब वैष्णवी उस स्टेशन पर खड़ी थी, वर्दी में ताकत और रुतबे के साथ, और सामने अमन जमीन पर बैठा था टूटा हुआ, तब वह पल सिर्फ एक मुलाकात नहीं था, वो जिंदगी का आईना था जिसमें दोनों ने खुद को देखा। वैष्णवी ने उस औरत को देखा जिसे कभी कमजोर समझा गया था, और अमन ने उस आदमी को देखा जिसे उसका घमंड यहां तक ले आया था। इस कहानी का सबसे बड़ा सच यह है कि इंसाफ हमेशा बदला नहीं होता, और इंसानियत हमेशा माफी नहीं होती।